हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, स्टाफिंग प्रोसेस के 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। जिसमें से रिक्रूटमेंट हमने लास्ट टाइम स्टार्ट कर दिया था और रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन, उसका प्रोसेस और इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के नाम और उनके क्या क्या बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम रिक्रूटमेंट ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचती रहें। आपके टर्मिनल एग्जाम्स आने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट बुक के पूरे 8 चैप्टर्स आ रहे हैं। तो जो फर्स्ट वॉल्यूम और सेकेंड वॉल्यूम मैंने कंप्लीट कर लिया है, फर्स्ट वॉल्यूम चैप्टर 1 to 3, सेकेंड वॉल्यूम चैप्टर 4, 5, उन वॉल्यूम्स को भी आप रिवाइज कर लीजिए। उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपके साथ शेयर कर देती हूँ, तो साथ साथ रिवाइज भी करते रहिए और आगे के चैप्टर्स भी मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स लर्न मोर अबाउट द रिक्रूटमेंट। बच्चों, रिक्रूटमेंट के जो सोर्सेज होते हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल 2 तरह के सोर्सेज होते हैं। मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में सिर्फ आपको नाम बताए थे। आज हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इन सोर्सेज के बारे में, और हम ये देखेंगे कि हर एक पर्टिकुलर सोर्स का मीनिंग क्या होता है और उस पर्टिकुलर सोर्स से रिलेटेड कीवर्ड्स क्या होते हैं, और एग्जांपल्स के साथ हम इन सोर्सेज को पढ़ेंगे और ये भी समझेंगे कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक इस सोर्स की क्या बेनिफिट हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं बच्चों इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज में हमें 2 ही तरह के सोर्सेज पढ़ने हैं, दैट इज द ट्रांसफर एंड द प्रमोशन। तो ट्रांसफर एंड प्रमोशन जो है 2 मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू एम्प्लॉयज को इंटरनली फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूट किया जाता है। उनको या तो ट्रांसफर किया जाता है या प्रमोट किया जाता है टू फिल द वेरियस वैकेंसीज। तो ट्रांसफर का क्या मतलब होता है बच्चों? शिफ्टिंग फ्रॉम वन जॉब और वन डिपार्टमेंट और वन शिफ्ट टू अनदर शिफ्ट, अनदर जॉब, अनदर डिपार्टमेंट। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर पर्सन किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक जॉब पोजीशन पे काम कर रहा है, वो सुपरवाइजर है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, या वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल हेड की तरह का काम कर रहा है, या वो किसी एक पर्टिकुलर शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट में काम कर रहा है। तो अगर उसको उस मॉर्निंग शिफ्ट से इवनिंग शिफ्ट में ट्रांसफर कर दिया, या जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया, या जो जॉब पोजीशन वो सुपरवाइजर की परफॉर्म कर रहा है उससे उसको सुपरवाइजर ऑफ अनदर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पर शिफ्टिंग होती है एम्प्लॉय की किसी भी एक डिपार्टमेंट या जॉब से या शिफ्ट से अनदर डिपार्टमेंट में। उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, मतलब एक ही लेवल पे पर्टिकुलर पर्सन को ट्रांसफर किया जाता है। इस तरह के ट्रांसफर से उसकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसका जो स्टेटस है, उसकी जो सैलरी है, उसका जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, वो कुछ भी चेंज नहीं होता है। सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होता है कि किसी एक डिपार्टमेंट में ओवर स्टाफिंग है या कहीं पर अंडर स्टाफिंग है, तो जो अंडर स्टाफ डिपार्टमेंट है वहां शिफ्ट कर दो उस डिपार्टमेंट से जहां पर ओवर स्टाफिंग है। तो एक स्पेसिफिक बेनिफिट ट्रांसफर का क्या होता है कि एक तो इसको ट्रेनिंग मेथड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं और एक मेथड होता है जॉब रोटेशन। तो ये जो ट्रांसफर है ये एक तरह की जॉब रोटेशन है, ताकि एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को कई तरह के एक्सपीरियंसेस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर पाए। जब कभी हम बैंक में जाते हैं, मैंने बहुत बार ऑब्जर्व करा है कि बैंक में कोई कैशियर होता है और कोई जो है पासबुक अपडेट कर रहा होता है, एक केबिन में मैनेजर होता है, कोई लोन डिपार्टमेंट मैनेज करता है। तो इस तरह से अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग एक्टिविटीज को मैनेज कर रहे होते हैं, अलग अलग काउंटर पे वो बैठे होते हैं। लेकिन बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि जब थोड़े टाइम बाद वहां पर जाओ तो जो कैश काउंटर पे बैठा हुआ था अब वो विड्रॉल काउंटर पे बैठा हुआ है, जो पासबुक एंट्री पे बैठा हुआ था वो अब ऑनलाइन बैंकिंग वाले काउंटर पे बैठा हुआ है। तो वहां पर इस तरह से जॉब रोटेशंस कराई जाती हैं, ताकि कभी कोई पर्टिकुलर पर्सन एब्सेंट हो जाए तो उसको दूसरा काम करना आता हो, दूसरे पर्सन से उस काम को करा लिया जाए। तो ये जो ट्रांसफर है, सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट इसका क्या होता है
कि ये ओवर स्टाफिंग और अंडर स्टाफिंग को तो चेक करता ही करता है, लेकिन ये ट्रेनिंग मेथड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा ट्रांसफर से क्या होगा कि टर्मिनेशन अवॉइड होगा। मान लीजिए कि अगर इस तरह का हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ना करें तो जहां पर भी ओवर स्टाफिंग है तो सीधे सीधे एम्प्लॉय को टर्मिनेट करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। तो इस तरह के टर्मिनेशन को चेक किया जा सकता है, क्योंकि उस एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं और एडजस्ट कर दिया जाएगा जहां पे अंडर स्टाफिंग है। और इससे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन अगर उसको किसी भी तरह का ग्रीवांस है, कोई भी प्रॉब्लम है, शिकायत है, तो इससे जो है वो उसकी शिकायतें भी दूर हो जाती हैं। मान लीजिए कभी कभी कोई पर्सन किसी एक डिपार्टमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाता है, वहां के लोगों से एडजस्ट नहीं कर पाता है और वो अपने सीनियर से कंप्लेन करता है कि मुझे किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दीजिए, तो उसके सीनियर अगर उसकी बात मान लेते हैं तो इस तरह के ट्रांसफर से एम्प्लॉय को भी बेनिफिट होता है कि उसकी जो भी ग्रीवांसेस होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको भी सॉल्यूशन मिल जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से बहुत सारे फायदे हो रहे हैं एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉय को भी। एम्प्लॉय को क्या फायदा हो रहा है, उसको अपना बेस्ट सूटेड जॉब मिल जा रहा है, उसकी जो ग्रीवांसेस हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो रिमूव कर दे रही है ऑर्गेनाइजेशन। अगर उसको टर्मिनेट होना पड़ता तो ऐसा अब नहीं होना पड़ेगा, और ऑर्गेनाइजेशन इसको एज अ ट्रेनिंग मेथड भी इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट है प्रमोशन। प्रमोशन में भी शिफ्टिंग होती है, लेकिन वो लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ होती है। तो ये वर्टिकल मूवमेंट होता है, ये इस तरह का मूवमेंट होता है। ट्रांसफर जो है वो इस तरह का मूवमेंट होता है। तो जब वर्टिकल शिफ्टिंग होती है फ्रॉम द लोअर लेवल टू द हायर लेवल, तो उसमें सब कुछ चेंज हो जाता है। जॉब स्टेटस, जॉब पोजीशन, सैलरी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब कुछ हाई हो जाती हैं इन केस ऑफ अ प्रमोशन। और उससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है एम्प्लॉयज को, क्योंकि उसको लगता है कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक काम करने के बाद उसको ये चांस मिलेगा कि वो प्रमोट हो सकता है, या अगर वो अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करेगा, अच्छी परफॉर्मेंस शो करेगा, तो उससे भी उसका प्रमोशन होगा, जिससे उसे मोटिवेशन मिलेगा। और इससे जब मोटिवेट होंगे एम्प्लॉयज तो वो लॉयल भी हो जाएंगे, तो एम्प्लॉयज की लॉयल्टी भी बढ़ेगी। और ये रिलायबल और कन्वीनियंट सोर्स होता है कि सारे इंटरनल सोर्सेज, चाहे ट्रांसफर हो या प्रमोशन हो, वो कन्वीनियंट सोर्सेज होते हैं, क्योंकि कैंडिडेट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल होते हैं, और वो रिलायबल सोर्सेज होते हैं क्योंकि कैंडिडेट्स के बारे में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है। चाहे उसको हॉरिजॉन्टल शिफ्ट किया जाए, चाहे उसको वर्टिकल शिफ्ट किया जाए, ऑर्गेनाइजेशन के पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन होती हैं उन कैंडिडेट्स की जो कि ट्रांसफर किए जा रहे हैं या प्रमोट किए जा रहे हैं। और ये इकोनॉमिकल सोर्सेज तो हैं ही, क्योंकि बहुत सारे खर्चे जब बाहर से कैंडिडेट्स को एम्प्लॉय किया जाता है, रिक्रूट किया जाता है, तो उस तरह के खर्चे जो हैं वो बच जाते हैं। तो इंडिविजुअल स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस भी आपको पता होनी चाहिए, कीवर्ड्स पता होने चाहिए। ट्रांसफर से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट या शिफ्टिंग फ्रॉम वन डिपार्टमेंट, वन शिफ्ट, और वन जॉब टू अनदर डिपार्टमेंट, अनदर शिफ्ट, अनदर जॉब। और प्रमोशन जो है वो शिफ्टिंग है लोअर लेवल से हायर लेवल विद एवरीथिंग इंक्रीज, दैट इज द पे स्केल हो, चाहे वो जॉब टाइटल हो, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो। और इससे मोटिवेशन और लॉयल्टी ऑफ द एम्प्लॉयज जो है वो बढ़ जाती है, और ऑर्गेनाइजेशन को एक सैटिस्फाइड वर्कफोर्स मिलती है जो कि अपनी पूरी ज़ील, एंथुसियाज्म और अपने बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स के साथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने को तैयार रहती है। अब डिस्कस कर लेते हैं बच्चों एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। टोटल एक्चुअली 10 एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट है, लेकिन मैंने यहाँ पर 9 लिखे हैं क्योंकि जो एडवर्टीजमेंट्स है वो बुक में अलग अलग दे रखे हैं। जर्नल और मैगजीन्स के एडवर्टीजमेंट्स अलग और टीवी के अलग, और वो मैंने कंबाइन कर दिए हैं। तो टोटल आप 9 एक्सटर्नल सोर्सेज जो हैं उनके नाम याद रखेंगे, और हर एक इंडिविजुअल सोर्स को अब हम डिस्कस करेंगे उसके कीवर्ड और एग्जांपल्स के साथ। और उन 9 सोर्सेज के लिए मैंने आपको जो एक पर्टिकुलर लॉन्ग कीवर्ड बताया है वो है पर्ल C2WD। तो इसी से आपको सारे एक्सटर्नल सोर्सेज के नाम याद हो जाएंगे। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। प्लेसमेंट एजेंसीज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एडवर्टीजमेंट्स, रिकमेंडेशंस फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयज, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, कैजुअल कॉलर्स, कैंपस रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड वेब पब्लिशिंग। इंडिविजुअली एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए प्लेसमेंट एजेंसीज। ये जो प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं बच्चों, ये प्राइवेट एजेंसीज होती हैं
जो कि सारे जो जॉब सीकर्स हैं उनका इंफॉर्मेशन, उनका डेटा अपने पास रखती हैं, और जो जॉब प्रोवाइडर्स होते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनकी जॉब रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स भी अपने पास रखती है। तो ये कनेक्टिंग लिंक का काम करती हैं बिटवीन द जॉब सीकर्स एंड द जॉब प्रोवाइडर्स, और ये दोनों ही पार्टीज से फीस लेकर काम करती हैं। जो जॉब सीकर्स होते हैं उनको वो बताती हैं कि कहाँ कहाँ पर वैकेंसीज अवेलेबल है, आप वहां जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और जो जॉब प्रोवाइडर्स होते हैं जिनको जॉब पोजीशंस फिल करनी होती हैं उनको वो कैंडिडेट, सूटेबल कैंडिडेट्स की लिस्ट भेज देती हैं। और कभी कभी तो ये एजेंसीज अपने आप ही एम्प्लॉयमेंट टेस्ट और इंटरव्यूज कंडक्ट करके जो फाइनली कैंडिडेट सेलेक्ट होता है उस कैंडिडेट को ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कर देती हैं। तो ये जो प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं ये प्राइवेट एजेंसीज होती हैं जो कि मैच करती हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द पर्सनेल। उसके अलावा जो कीवर्ड आपको याद रखना है इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट एजेंसी से रिलेटेड, कि जब एक्सटेंसिव स्क्रीनिंग की जरूरत होती है और टॉप लेवल और मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव्स को सेलेक्ट करना होता है, रिक्रूट करना होता है, तो उसके लिए प्लेसमेंट एजेंसीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक्सटेंसिव स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि बहुत डिटेल्ड एनालिसिस कैंडिडेट के हर एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट की, उसकी स्किल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, उसकी स्पीड, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके बारे में टेस्ट करनी होती हैं, क्योंकि उसको एक ऐसी पोजीशन टॉप या मिडिल लेवल के लिए सेलेक्ट किया जाता है जहां पर उसमें बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए और हर एक क्वालिटी की बाकायदा लॉन्ग स्क्रीनिंग होती है। तो इस तरह की स्क्रीनिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास खुद से टाइम नहीं होता या एक्सपर्टीज नहीं होती, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इसको आउटसोर्स कर देती है या प्लेसमेंट एजेंसी से कांटेक्ट करके इस तरह की जॉब रिक्वायरमेंट्स को फिल करती है। बिल्कुल जैसे ये प्राइवेट एजेंसीज होती हैं इसी तरह से गवर्नमेंट रन एजेंसीज होती हैं जिनको कहा जाता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। वो भी जो है वो डिमांड और सप्लाई को मैच करते हैं बिटवीन द पर्सनल। वहां पर क्या करते हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड जो ऑपरेटिव जॉब्स होते हैं उसके लिए ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे जॉब सीकर्स जिनके पास कुछ टेक्निकल क्वालिफिकेशंस होती हैं या वोकेशनल जो है उन्होंने कोई डिग्रीज या कोर्सेज किए होते हैं, तो टेक्निकल जॉब्स के लिए वो अलग अलग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में जाकर अपना नाम रजिस्टर करवा देते हैं। अलग अलग प्रोफेशंस के लिए अलग अलग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस भी हैं, जैसे टीचर्स के लिए अलग से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है और भी बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होते हैं टेक्निकल जॉब्स के लिए। तो वहां पर जॉब सीकर्स जो हैं वो अपना नाम दर्ज करवा देते हैं, फीस दे देते हैं। तो जो जॉब रिक्वायरमेंट्स वाली ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस से कांटेक्ट करती हैं और वो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ले लेती हैं इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस से जो कि उनकी रिक्वायरमेंट्स से मैच करते हो। तो प्राइवेट एजेंसीज जो होती हैं उनको प्लेसमेंट एजेंसीज कहते हैं और जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं उनको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस कहते हैं। काम दोनों का सेम है कि ये इंटरमीडियरीज हैं, ये डिमांड एंड सप्लाई ऑफ पर्सनल को मैच करती हैं, लेकिन एक और डिफरेंस है कि प्लेसमेंट एजेंसी से ज़्यादातर टॉप और मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव्स को सेलेक्ट किया जाता है और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस से ज़्यादातर स्किल्ड और अनस्किल्ड जो ऑपरेटिव जॉब्स होती हैं, जो लोअर लेवल जॉब्स होती हैं, उसके लिए कैंडिडेट्स को रिक्रूट किया जाता है। कम टू द थर्ड वन, दैट इज द एडवर्टीजमेंट, जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं। टीवी पे एडवर्टीजमेंट हो, न्यूज़पेपर्स में हो, पैम्पलेट्स हो, मैगजीन्स हो, जर्नल्स हो, जो भी बिजनेस जर्नल्स होते हैं, कहीं पर भी अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है किसी तरह की भी जॉब रिक्वायरमेंट्स के बारे में बता रही है, दैट विल बी कॉल्ड एज द एडवर्टीजमेंट्स। तो एडवर्टीजमेंट एक ऐसा सोर्स होता है जिसमें मैनी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। मतलब मैनी सोर्सेज का मतलब टीवी के थ्रू भी, मैगजीन के थ्रू भी, किसी भी तरह का सोर्स एडवर्टीजमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल कर सकती है, खर्चे के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, कवरेज के हिसाब से। तो एक तो वाइडर चॉइस मिलती है इस तरह का सोर्स यूज करने से, क्योंकि एडवर्टीजमेंट जो है वो पूरी पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है और उस एडवर्टीजमेंट को देखकर लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर द वेरियस जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। और ज़्यादातर जो सीनियर पोजीशंस होती हैं इंडस्ट्री एज वेल एज कॉमर्स एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए
वहां पर एडवर्टीजमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो एडवर्टीजमेंट्स का एक स्पेसिफिक बेनिफिट क्या हो गया कि वाइडर चॉइस अवेलेबल होती है, कई तरह के मेथड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और यहाँ पर आप कीवर्ड याद रखेंगे कि अगर आपको पूछा जाए कि सीनियर पोजीशंस ऑफ इंडस्ट्री एज वेल एज कॉमर्स जो है वो फिल करनी है, तो उसके लिए कौन सा सोर्स जो है एक्सटर्नल सोर्स बेस्ट सूटेड है, तो उसके लिए आप नाम बताएंगे एडवर्टीजमेंट का। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज रिकमेंडेशंस बाय द प्रेजेंट एम्प्लॉइज। तो जो प्रेजेंट एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उन्हीं से पूछ लेती है कि आपकी नज़र में आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई दोस्त हो जो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हम रख सकते हैं, तो आप सजेस्ट कर दीजिए। उसको हम कहते हैं रिकमेंडेशंस बाय द प्रेजेंट एम्प्लॉइज। तो जहां पर अर्जेंसी होती है, टाइम की कमी होती है, या जहां पर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, या जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है प्रेजेंट एम्प्लॉय, उसकी अपने आप में ही क्रेडिबिलिटी है, वो बहुत ही ऑनेस्ट और सिंसियर एम्प्लॉय है, तो इसी तरह के एम्प्लॉयज से कभी कभी कह दिया जाता है कि आप अपने ही जैसा हार्ड वर्किंग, सिंसियर और ऑनेस्ट किसी पर्सन का नाम रिकमेंड कर दीजिए। तो जो वो रिकमेंड करेगा उसको कहा जाएगा रिकमेंडेशंस बाय द प्रेजेंट एम्प्लॉयज। और बेनिफिट क्या होगा कि उससे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगी, रिलायबल कैंडिडेट मिलेगा, और अर्जेंसी अगर होगी तो बहुत ही क्विकली वो ऐसा नाम प्रोवाइड कर देगा और ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही क्विकली और आसानी से अपनी जॉब पोजीशंस के लिए कैंडिडेट को रिक्रूट कर सकती है। उसके बाद देखिए लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स वो होते हैं जो बहुत सारे लेबर फोर्स को अपने कॉन्टैक्ट में रखते हैं, और जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, वो पहले तो खुद ही एम्प्लॉय होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ही इज एन एम्प्लॉय, और वो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे एम्प्लॉयज प्रोवाइड करता है जो कि डिफरेंट अनस्किल्ड लोअर ग्रेड्स की जॉब रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके लिए। जो अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं और शॉर्ट नोटिस पे जब वो लोग चाहिए होते हैं, तो उसके लिए बेस्ट पॉसिबल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। जैसा आपने स्कूल में देखा होगा कि एजुकेशन तो उनकी मेन एक्टिविटी होती है, तो टीचर्स जो होती हैं वो क्लासेस लेती हैं और एजुकेशन से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करती हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ सब्सिडरी एक्टिविटीज भी होती हैं, जैसे क्लेanलीनेस एंड मेंटेनेंस है, या जो गार्ड्स हैं, या जो मेड्स हैं, जो बस कंडक्टर्स हैं। तो इस तरह के लोग जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए होते हैं और ज्यादा क्वांटिटी में लोग चाहिए होते हैं, तो शॉर्ट नोटिस पे लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो ऑलरेडी एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन का, उससे कह दिया जाता है कि हमें 50 लोग चाहिए, 40 लोग चाहिए इस काम के लिए, तो वो पूल ऑफ कैंडिडेट्स अपने पास रखता है, उसका कांटेक्ट होता है उन सारे लेबर्स के साथ, तो वो उनसे कांटेक्ट करके और इस तरह के जो लेबर है वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कर देता है। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो भी लोअर लेवल एम्प्लॉयज की वैकेंसीज को फिल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं एज अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। उसके बाद एक ये बहुत ही यूनिक टाइप का सोर्स होता है कैजुअल कॉलर्स। इनको कहा जाता है कि एक्चुअली जो है ऑर्गेनाइजेशन ने कोई वैकेंसी एडवर्टाइज नहीं की है, लेकिन एडवांस में ही ऐसे लोग होते हैं जो कि पहले से ही जाके ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेशंस दे आते हैं दैट वी आर विलिंग टू वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपके यहाँ कभी भी वैकेंसी क्रिएट हो तो हमें आप कॉल करिएगा। तो इस तरह की एप्लीकेशंस को कहा जाता है अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस या अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स, जो इस तरह से पहले से ही जाकर अप्लाई कर देते हैं। तो जो अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके पास इस तरह की हजारों एप्लीकेशंस पड़ी हुई होती हैं, और जब एक्चुअल वैकेंसी अराइज होती है तो वो क्या करती हैं कि बजाय इसके कि एडवर्टीजमेंट दें या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या प्लेसमेंट एजेंसी से कंसल्ट करें, तो वो उन एप्लीकेशंस को निकालती हैं और देखती हैं कि क्या कोई ऐसा एप्लीकेंट है जो कि हमारी जॉब रिक्वायरमेंट्स को सूट कर रहा है, और कैजुअली उन्हें कॉल कर लेती हैं। तो उनको कहा जाता है कैजुअल कॉलर्स या अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स। और उससे क्या होता है कि रिक्रूटमेंट कॉस्ट जो है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज और खर्चे जो दूसरे सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में करने पड़ते हैं वो सब बच जाते हैं। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस मतलब यूनिवर्सिटीज और द कॉलेजेस। जो कॉलेजेस होते हैं या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं या यूनिवर्सिटीज होती हैं, वहां पर जब कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जब फाइनल ईयर में होता है, तो आपने सुना होगा
कि उनकी काउंसलिंग होती है। बहुत सारी कंपनीज आके अपनी कंपनीज के बारे में बताती हैं और वो वहीं से लोगों को स्टिमुलेट करती हैं कि जो अच्छी पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं, जो पोजीशन होल्डर्स हैं, जो टॉप रैंकर्स हैं, वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए अपना नाम दें। तो इस तरह से वो कैंडिडेट्स को डायरेक्ट फ्रॉम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज से रिक्रूट करते हैं और टेक्निकल, मैनेजरियल और प्रोफेशनल किसी भी तरह की जॉब्स हो उनके लिए उन्हें वो कैंडिडेट्स मिल जाते हैं फ्रॉम द कॉलेजेस एंड द यूनिवर्सिटीज। और सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है इस पर्टिकुलर सोर्स का कि फ्रेश टैलेंट, एनर्जेटिक कैंडिडेट्स उन्हें मिलते हैं और वो बिल्कुल रॉ होते हैं, उनको वो हर तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ढाल लेते हैं। तो इस तरह कैंपस रिक्रूटमेंट जो है वो फ्रेश टैलेंट हायर करने के लिए एज अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज किया जाता है। अनदर रिक्रूटमेंट सोर्स इज द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है, नोटिस लगा दिया जाता है नोटिस बोर्ड पर, और वो नोटिस बोर्ड या तो प्रीमिसेस में होता है या फैक्ट्री गेट पे लगा दिया जाता है, जहां पर वैकेंसी को एडवर्टाइज कर दिया जाता है। जो जॉब सीकर्स होते हैं वो जाके इस तरह के नोटिस को चेक करते रहते हैं और बहुत सारे जॉब सीकर्स एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं और उनका ऑन द स्पॉट सिलेक्शन हो जाता है। ये सोर्स भी जो है वो सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड जॉब्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह के जो वर्कर्स हैं उन्हें बदली वर्कर्स भी कहा जाता है, क्योंकि जब कभी कोई मेन एम्प्लॉय जो है वो किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से एब्सेंट होता है, इस तरह के नोटिसेस लगा दिए जाते हैं। शॉर्ट पीरियड के लिए वैकेंसीज होती हैं या किसी बड़े काम को करने के लिए वैकेंसीज होती हैं, जैसे वाइट वॉश के लिए हमें 20-25 लोग चाहिए, या कोई एक पर्टिकुलर एनुअल इवेंट होना है उसकी डेकोरेशन के लिए लोग चाहिए। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जो सोर्स यूज किया जाता है वो कहलाता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द वेब पब्लिशिंग। आपको पता ही है कि अब तो बहुत सारी चीजें ऑनलाइन होती हैं, तो जब इंटरनेट को एज अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं वेब पब्लिशिंग। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की अपनी वेबसाइट्स होती हैं, लेकिन कुछ कॉमन वेबसाइट्स होती हैं जैसे naukri.com, timesjob.com, बहुत सारी इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं जो कि एक्चुअली इंटरमीडियरीज का काम करती हैं, जहां पर बोथ द पार्टीज, द ऑर्गेनाइजेशंस एंड द जॉब सीकर्स, दोनों ही अपने आप को रजिस्टर करवा देते हैं। वहां पर भी जो सूटेबल मैच है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मैन पावर वो पॉसिबल हो पाता है विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन और विद द हेल्प ऑफ वेरियस वेबसाइट्स which are working as the websites for the job providers and the job seekers। तो इस तरह से बच्चों आप देख सकते हैं कि हर एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो है उसका एक ना एक कीवर्ड है, उसका कोई ना कोई बेनिफिट है। जैसे प्लेसमेंट एजेंसीज का बेनिफिट क्या है कि जब एक्सटेंसिव स्क्रीनिंग की जरूरत पड़ती है या टॉप और मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव्स को सर्च करना होता है तो प्लेसमेंट एजेंसीज का इस्तेमाल किया जाता है। जब अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब्स के लिए रिक्रूटमेंट करनी होती है तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस का इस्तेमाल किया जाता है। जब वाइडर चॉइस की जरूरत पड़ती है या सीनियर पोजीशंस फिलअप करनी होती है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स से रिलेटेड तो एडवर्टीजमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जब ऑर्गेनाइजेशन को अर्जेंटली कैंडिडेट चाहिए होता है और उसको रिलायबल कैंडिडेट चाहिए होता है तो रिकमेंडेशंस बाय द प्रेजेंट एम्प्लॉयज यूज किया जाता है। जब उसको बहुत सारे वर्कर्स किसी भी लोअर लेवल जॉब्स के लिए चाहिए होते हैं तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जब ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट रिड्यूस करना होता है, अपने रिक्रूटमेंट कॉस्ट बचाने होते हैं और उसको विलिंग कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं तो कैजुअल कॉलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर उसे फ्रेश टैलेंट और ब्लड चाहिए और एनर्जेटिक कैंडिडेट्स चाहिए जिसको वो अपने हिसाब से कैसे भी ट्रेन कर सकते हैं उसके लिए कैंपस रिक्रूटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर बदली वर्कर्स चाहिए, शॉर्ट नोटिस पे बहुत सारे लोग चाहिए कोई एक बड़ा काम करने के लिए जो कि लोअर लेवल जॉब्स है, उसके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यूज की जाती है। और अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का इस्तेमाल करते हुए जॉब रिक्वायरमेंट्स को फिल करना है तो वेब पब्लिशिंग एज अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज किया जाता है। तो जो भी हमने इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेस के कलेक्टिव बेनिफिट्स पढ़ रखे हैं उन्हीं बेनिफिट्स में से आप देख सकते हैं कि हर एक पर्टिकुलर सोर्स का
कोई ना कोई बेनिफिट है। जैसे प्लेसमेंट एजेंसीज का क्या बेनिफिट है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास जो एक्सपर्टीज नहीं होती है अच्छे कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करने की, वो एक्सपर्टीज जो है वो प्लेसमेंट एजेंसीज और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के पास होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन को वाइडर चॉइस मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट। बेनिफिट ऑफ रिलायबिलिटी मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ रिकमेंडेशन बाय द प्रेजेंट एम्प्लॉयज। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं शॉर्ट नोटिस पे। कैजुअल कॉलर्स का बेनिफिट क्या है, इससे रिक्रूटमेंट कॉस्ट बहुत ही कम हो जाता है। कैंपस रिक्रूटमेंट का बेनिफिट क्या है कि इससे आपको फ्रेश कैंडिडेट्स मिल जाते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का बेनिफिट क्या है कि शॉर्ट नोटिस पे बदली वर्कर्स मिल जाते हैं। और वेब पब्लिशिंग का बेनिफिट क्या है कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का जो है वो भरपूर इस्तेमाल कर पाती है ऑर्गेनाइजेशन और बहुत कम टाइम में उसको सूटेबल कैंडिडेट्स मिल जाते हैं। तो बच्चों ये आप अपने पास पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसमें मैंने सारे इंटरनल सोर्सेज, सारे एक्सटर्नल सोर्सेज, हर एक पर्टिकुलर सोर्स से रिलेटेड कीवर्ड, ताकि आपको अगर कोई केस स्टडी आए तो आप आइडेंटिफाई कर सकें कि ये किस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की बात हो रही है। जब हमारे ये तीनों चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, तो आप देखेंगे कि अगर आपके पास ये नॉलेज है, ये कीवर्ड्स हैं, ये बेनिफिट्स हैं, तो आप किसी भी तरह की केस स्टडी जो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट से पूछी जाएगी आप आंसर कर पाएंगे। तो रिक्रूटमेंट एक एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग हमने पूरा कर लिया है। अब बचा है इसमें सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, जो कि हम अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड कनेक्टेड।